द्वारका एक्सप्रेसवे के ही एक ऐसे हिस्से में हम पहुंचे हैं जो अपने आप में भारत में बहुत सारे मायनों में सबसे पहला होने वाला है। ये टनल तो खत्म ही नहीं हो रहा है। पहाड़ नहीं है, ये टनल खोद के बनाई है। अच्छा। इसके ऊपर पे भी 8 लेन रोड है, नीचे 8 लेन रोड है और 2-2 लेन 4 लेन सर्विस रोड है। यानी 8 और 8 16 और 4 20 लेन हो गया। और ये टनल अब एयरपोर्ट के एयर स्ट्रिप जो है दिल्ली में जो हवाई जहाज उतरते हैं इंदिरा गांधी एयरपोर्ट, उसके नीचे से जाके T3 को पहुंचेगी। तो पंजाब हरियाणा आने वाले लोग जो है उत्तराखंड हिमाचल उधर के, वो डायरेक्ट UR2 से पानीपत के बाद पलट कर आएंगे तो 20 मिनट में एयरपोर्ट पहुंच जाएंगे। 20 मिनट में बस। और यहाँ से वसंत विहार में टनल जाएगी शिव मूर्ति से आगे, तो डायरेक्ट वसंत विहार जाएगी। तो ये जो हमारा धौला कुआं से आने वाला जो गुड़गांव का रोड है, इसका ट्रैफिक 50% कम हो जाएगा। और ये अभी जो 2 घंटे लगते थे जो पानीपत वाले रोड से वहाँ से जाना, वो 20 मिनट में हो जाएगा। तो हिंदुस्तान का सबसे लंबा शैलो टनल, ये शैलो टनल पहली बार इतना हुआ है, इतना बड़ा ये अभी तक नहीं हुआ। चैलेंजिंग टास्क है। चैलेंजिंग टास्क था। और ये देखो, ये पूरे कंक्रीट के पिलर है, इसके ऊपर कंक्रीट, इसके ऊपर पूरा उतना ही बड़ा रोड है, इतना ही बड़ा। और उसको इधर 2 लेन और इधर 4 लेन, 2 और सर्विस रोड है। तो जो हम बात कर रहे अभी इसके बाद नीचे जाओगे तो एयर स्ट्रिप है, एयर ऊपर हवाई जहाज उतरेगा और नीचे से लोग जाएंगे, ऐसा है। तो जो कॉस्टिंग की बात हम कर रहे थे, ये भी उसी में जुड़ेगा। बिल्कुल है, केवल ऊपर वाला नहीं है बल्कि इसके नीचे सब यही तो है कि ये 28 किलोमीटर की लेंथ है। और जो उन्होंने कहा था कि 91,000 करोड़ फॉर 5,000 किलोमीटर के लिए 18 करोड़ 2 लेन शोल्डर को और 2 का 4 लेन करने के लिए खर्चा आता था। ये तो कितना बड़ा है। तो ये पर लेन खर्चा 9.5 करोड़ आता है और उन्होंने 9 करोड़ निकाला है। फिर भी इसमें टनल है, ब्रिजेस है, उसमें टनल ब्रिजेस की कॉस्ट नहीं जोड़ी गई थी, तो सस्ता ही किया। और द्वारका एक्सप्रेस हाईवे के 4 टेंडर पर 12% बिलो जाके लोगों ने काम लिया है, यानी 12% एस्टिमेट कॉस्ट से पैसा बचाया है हमने। और एक टेंडर में 8-8, 10-10, 15-15 लोगों ने कॉम्पीट किया। कंपटीशन होने के बाद टेंडर दिया है और देश की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम कर रही है। चलिए हम वापस ऊपर निकल। नितिन जी, कुछ पॉलिटिकल सवाल भी 2024 के चुनाव में चर्चा न करें तो ये हो नहीं सकता है पत्रकारों के लिए। दिल्ली में है और दिल्ली की आबोहवा तो राजनीति बिल्कुल राजनीति है। तो क्या लगता है कि 2024 का रास्ता जो है आपके इन्हीं रास्तों से होकर गुजरेगा? देखिए, पॉलिटिक्स ऑफ 21st सेंचुरी इज द पॉलिटिक्स फॉर प्रोग्रेस एंड डेवलपमेंट। जो युवा लोग हैं, वो चाहे कोई भी जात पंथ धर्म भाषा के, वो विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं, एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, गरीबी दूर करना चाहते हैं। और पिछले 60 साल में कांग्रेस पार्टी जो नहीं कर सकी, वो मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने करके दिखाया। और मुझे लगता है कि यही हमारी बड़ी अचीवमेंट है। ये जैसा बना, एक पुणे में चांदनी चौक बना है, ऐसा ही बहुत सुंदर बना। तो वो वहाँ के लोग इतने SMS और इतना सोशल मीडिया पे चित्र डाल रहे हैं उसके, तो हर जगह पर ये जो डेवलपमेंट हो रही है, ये विकास काम जो हमारी सरकार ने किए है, उसके कारण जनता हमें अच्छा समर्थन देगी। जब हम इकोनॉमी के बड़े होने की बात करते हैं तो उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर का बेहतर होना सबसे ज्यादा अहम होता है। सड़कों के साथ साथ, चूंकि आपके मन में जो एक मैं कैसे कहूँ आर्थिक दिमाग जो अर्थव्यवस्था को समझने वाला है, संतुष्ट है भारत जिस हिसाब से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप कर रहा है? देखिए, एयरपोर्ट दुगने हो गए, 100-125 एयरपोर्ट बढ़ गए। रेलवे में ये बड़ी अच्छी ट्रेन शुरू हो गई, वंदे भारत। अब मुझे बताइए कि वाटर, पावर, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, ये 4 चीजें जहाँ होती है वहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आती है। और जहाँ कैपिटल इन्वेस्टमेंट और इंडस्ट्री आती है वहाँ रोजगार निर्माण होता है। और जहाँ रोजगार निर्माण होता है वहाँ ग्रोथ बढ़ती है और गरीबी दूर होती है। तो विकास का मार्ग तो ये, अब हमारा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। अभी दिल्ली से मुंबई अगर समय बचेगा तो लॉजिस्टिक कॉस्ट जो आज 16% है वो 9% पे आएगी। तो हम इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव बनेंगे तो एक्सपोर्ट बढ़ेगा तो रोजगार निर्माण होगा। तो अभी ऐसा कौन सा प्रोजेक्ट आपके अभी पेंडिंग है नितिन जी, जिसको आप नहीं कर पाए? द्वारका एक्सप्रेस वे, मुंबई एक्सप्रेस वे, कोई इतना बड़ा प्रोजेक्ट जहां आपको लगता है कि ये बस ये करना कमी रही? देखिए, ये तो मैंने यहाँ भी मंत्री होने के पहले मुंबई पुणे हाईवे बनाया, वर्ली बांद्रा सीलिंग प्रोजेक्ट मुंबई का बनाया, 55 फ्लाईओवर बनाया। और ये मुझे बहुत अच्छा मौका मोदी जी ने दिया, ये भी काम मैं कर रहा हूँ। ये मैंने उनसे मांग के लिया था कि मुझे ये मिनिस्ट्री मिलेगी तो मैं काम करूँगा। पर मेरे लाइफ में सबसे अच्छा काम ये हुआ कि जब मैं मंत्री बना तो 1.5 करोड़ लोग साइकिल रिक्शा चलाते थे। कुछ लोग आदमी को धोने का काम करते थे। और आज मुझे खुशी इस बात की है कि देश में जो बोरा 1 क्विंटल का अपने पीठ पर रखते थे, अब 2 करोड़ लोग ऐसे हैं
जो मैकेनाइज्ड ड्रिवन ई रिक्शा और ई कार चलाते हैं, मानवीय दृष्टिकोण से उनको मुक्ति मिली और आज वो उनका शोषण खत्म हुआ। अब ई रिक्शा आया, ई कार्ट आई, मेरे लाइफ का गरीब आदमी को उससे मुक्ति मिली। ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जो अंत्योदय की कल्पना थी, वो मेरे लिए दैट इज टू बी ए ग्रेट अचीवमेंट इन माई लाइफ। मैं उसको सबसे बड़ी मानता हूँ। आप कह रहे हैं कि नेशनलिस्ट हैं आप, आपकी पार्टी भी कहती है देशभक्ति की बात, लेकिन नाम तो सामने वाली अलायंस ने अपना इंडिया रख लिया है। वो कहते हैं आप लोग बहुत डर गए हैं इसके बाद। जो मार्केट में जिस कंपनी का दुकान का दिवाला पिटता है तो वो बोर्ड बदल देते हैं, नया बोर्ड लगा देते हैं, क्योंकि पुराना अकाउंट जब एनपीए होता है तो लोन नहीं मिलता, तो नया बोर्ड लगाते हैं। इतना ही हुआ, बाकी लोग वही है। कोई फायदा नहीं होगा उनको, कुछ नहीं होगा। हमने जो काम किया है लोगों में, अलग अलग क्षेत्र में मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास के काम हुए हैं, उन सब के बदौलत मेरा विश्वास है कि लोग डेवलपमेंट के लिए, इस देश के भविष्य को बदलने के लिए निश्चित रूप से हमारी सरकार को फिर से चुन देंगे। हिंदुस्तान की पॉलिटिक्स में एक और चीज हो रही है, क्या? और वो सनातन धर्म को लेके जो अभी टिप्पणी आई है। मुझे लगता है कि जो लोगों को धर्म ही पता नहीं है, सनातन धर्म ही पता नहीं है, धर्म का संबंध है कर्तव्यों के साथ। आप पत्रकार हैं, आप बोल रहे कि मैं पत्रकार धर्म का पालन कर रही हूँ, तो इसका मतलब क्या होता है? धर्म का संबंध कर्तव्य के साथ है। और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है कि हिंदुत्व ये वे ऑफ लाइफ है, मुझे लगता है जो बेचारे नहीं समझ पाते सनातन धर्म को, ऐसी बात कर रहे हैं। सनातन धर्म हमारे इतिहास संस्कृति से जुड़ा हुआ है। खैर जो नहीं समझ पाते वो ऐसा बोलते हैं, धीरे धीरे समझ क्या जाएंगे। है आपके हिसाब से, आप क्या समझाएंगे? भारतीय संस्कृति, इतिहास और विरासत के आधार पर जो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति है, और जो आदर्श हमको हमारे रामायण, महाभारत, सनातन इतिहास से मिले हुए हैं, उसका अनुकरण करने वाले, उसका कर्तव्य के रूप में अनुकरण करने वाले जो लोग हैं, वो हमारी इस विचार पद्धति को, हमारी इस प्रकार की जो हम काम कर रहे हैं उस पद्धति को, वो जो एक जीवन पद्धति मानते हैं, ये सनातन धर्म का पालन करते हैं, यही उसका अर्थ है। महाराष्ट्र की सभी पार्टियों से और सभी राजनेताओं से आपके अच्छे संबंध रहते हैं, तो मतलब दो हिस्से होने के बाद भी आपके अच्छे संबंध हैं? मेरे सबसे अच्छे संबंध है। आप मुझे बताइए किससे नहीं है? मैं आरएसएस का हूँ, स्वयंसेवक हूँ, बीजेपी का कार्य करता हूँ। मैं अपनी विचारधारा के साथ कभी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता, पर मैं मानता हूँ कि मैं कोई पार्टी का मंत्री नहीं हूँ, देश का मंत्री हूँ। मेरे पास कोई भी पार्टी का मंत्री आता है, कोई आता है, तो मैं देखता हूँ, उसके काम को सुलझाने की कोशिश करता हूँ, उसकी मदद करता हूँ। एक आधा काम नहीं होता है तो मैं बता देता हूँ। अब देखो, ये इतनी बड़ी बिल्डिंगें बनी, इसमें कितने रोजगार क्रिएट हुए, कितने आर्किटेक्ट को काम मिला, कितने इंजीनियर को मिला, कितना स्टील लगा, कितना सीमेंट लगा। ये पूरी टाउनशिप डेवलप हो रही, 5 लाख लोगों की नई बस्ती हो रही पूरी डेवलप इसके बाजू।